गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। आइए देखिए, वाच्य वाच्य क्या होता है। वाच्य जो होता है तो हिंदी के अंदर वाच्य को अपन बोलते हैं वाक्य। अब देखिए, संस्कृत में वाच्य की जो डेफिनेशन होती है, तो किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। ओके, किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है उसे वाच्य कहते हैं। आइए देखते हैं अपन वाच्य के प्रकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो अपन यहां से समझें इसको। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाच्य। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नाम से ही अपन इसकी डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले चलते हैं अपन कर्तृवाच्य पर। नाम से पता चला, देखो कर्तृ मीन्स कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो यानी कर्ता मेन हो, ऐसा कोई वाक्य अगर होता है तो उस वाक्य के अंदर वो जो वाच्य जो कहलाता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो तो उसे अपन कर्मवाच्य कहते हैं। और थर्ड आता है भाववाच्य। जिस वाक्य के अंदर भाव प्रधान हो उसे अपन भाववाच्य कहते हैं। ओके, समझ में आया? वापस देख लीजिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, भाव प्रधान हो भाववाच्य कहलाता है। ओके, अब देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को अपन इस तरीके से समझें। देखें, कर्तृवाच्य में 2 तरह से मैंने वापस वाक्य बनाए। 2 जो सकर्मक और अकर्मक धातुओं से वाक्य बनते हैं। तो कर्तृवाच्य में 2 तरह से, यानी जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया हो वो भी कर्तृवाच्य कहलाता है। लेकिन कब? जब कर्ता प्रथमा विभक्ति का हो और क्रिया कर्ता के अनुसार लगती हो। समझ में आया? तो ये कर्तृवाच्य कब कहलाएगा? जब जैसे मान लो कोई कर्ता और क्रिया है तो ये कर्तृवाच्य कब कहलाएगा? जब कर्ता कौन सा हो, ये फर्स्ट लिखा हो, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति का हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो। इसी प्रकार यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीय विभक्ति का और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार हो। समझ में आया? कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीय विभक्ति का और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार हो तो वाक्य आपके लिए कहलाता है, वो कहलाता है कर्तृवाच्य। जितने भी अपन ने अनुवाद पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के जो वाक्य बनाए थे उसमें अगर अपन ने कर्ता प्रथमा विभक्ति का लगा रखा है अपन ने, तो वो जो वाक्य है वो वाक्य कौन सा अपने? कर्तृवाच्य। ओके, इसका केवल एक उदाहरण आप देख लें, जैसे रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। ये जो वाक्य है जिसमें राम में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में जो है पुस्तक इसमें द्वितीय विभक्ति और क्रिया है पढ़ती, वो राम के अकॉर्डिंग लग रही है, इसलिए वाक्य कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य के अंदर भी वापस आपके कर्ता भी होता है, कर्म भी आएगा इसमें और क्रिया भी आती है।
कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसमें केवल कर्ता और क्रिया ये दो नहीं होते हैं। अगर कर्मवाच्य जो वाक्य है तो उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी, है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई वाक्य हो तो उसे अपन कहते हैं कर्मवाच्य। अब सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी अपने पास में कर्तृवाच्य में, लेकिन अपन इसमें और इसमें डिफरेंट कैसे पता करें। उसका एक सबसे सरल तरीका होता है कि यहाँ पर कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है और क्रिया अगर इसके अनुसार लग रही है, यानी कि कर्ता के अनुसार लग रही है तो कर्तृवाच्य हुआ। और कर्मवाच्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है, लेकिन इसमें क्या होता है, कर्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और यहाँ जो क्रिया लगती है वो कर्म के अनुसार होती है। समझ में आया कि कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार लगती है। ओके, आपको जब अपन वाक्य बनाएंगे इसको समझेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। आपको एक बार जो सरल तरीका है वही है, इसको आप इस तरीके से आप लर्न करें। इसकी डेफिनेशन सारी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। भाववाच्य देखें, भाववाच्य के अंदर क्या होता है, कर्ता और क्रिया होती है। अब ये कर्ता और क्रिया देखो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कर्ता और क्रिया लिखी, यहाँ पर भी कर्ता और क्रिया लिखी, तो यहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तो कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ पर अगर कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति आ जाती है तो फिर वो कौन सा वाक्य कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। और यहाँ जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगती है, वो भी कौन सी, पठ्यते। ओके, अब इसको वापस थोड़ा सा अपन डिटेल में चलें। आपने लकार पढ़े हुए हैं, पठती, पठता, पठती। हमारा जो वाच्य परिवर्तन है वो केवल लट लकार में ही हमारे कोर्स में दिया हुआ है। लट लकार जो है वो हमारे कोर्स में है, और ये जो है हमारे वो टॉपिक जो है वो 4 नंबर का और सबसे मेन टॉपिक है हमारा संस्कृत का। इसके अंदर ही थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और पूरे में से पूरे नंबर अपन ला सकते हैं इसमें। ओके, तो देखिए वापस यहाँ पर अपन वापस चलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब अपन इसमें अंदर कोई भी वाक्य है आपके सामने, जैसे यहाँ पर मैंने कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा, रामा पुस्तकम पढ़ती। कर्मवाच्य का भी एक वाक्य लिखता हूं मैं, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये जो वाक्य आपके कौन सा हो गया, कर्मवाच्य का। एक वाक्य में इधर भाववाच्य का लिख देता हूं, रामेण पठ्यते। ओके, ये देखो तीनों अलग अलग वाक्य मैंने लिखे हुए हैं। अब अपन इन वाक्यों को देख करके भी पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य और कौन सा भाववाच्य है। देखें, हमेशा अपन ने जो लकार लर्न किए थे, लकार आपको पता है, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। ये जो 9 क्रियापद है, अगर आपको अच्छे से याद है हर धातु रूप के, चाहे वो पठ, लेख, हस, वत, धाव, क्रीड और कोई भी धातु हो, उनके अगर लर्न है तो आप आराम से उसके अंदर पहचान सकते हो कि हमारे सामने जो वाक्य आ रहा है या जो वाक्य आया है वो कौन से वाच्य का है। और उसके वाच्य को पहचानने के बाद में अपने को क्या होता है, वाच्य परिवर्तन अपने कोर्स में है। वाच्य पहचान कर उस वाक्य को बदलना, यानी कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना, वो वाच्य परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है वो अपन कैसे पता करें, यहाँ पर कर्मवाच्य वो कैसे पता करें, और यहाँ पर भाववाच्य वो कैसे पता करें। तो जब भी पठती, पठता, पठन्ति इनसे कोई वाक्य समाप्त हो रहा हो, यानी कोई भी धातु हो सकती है उसकी जगह पर, तो वहां पर वो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य होगा। समझ में आ गया? देखें, पठती आ रहा है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कब होगा, जब 3 शब्द होंगे जिसमें कर्म होगा, जिसमें कर्म नहीं होता है। मैं अभी इसके अंदर से पुस्तक से शब्द इसको हटा दूं, रामा पठती, इसका वही होगी कि कर्तृवाच्य हो गया। ओके, कर्मवाच्य। जब भी वाक्य
पठ्यते से समाप्त होता हो, इसके क्रियापद अभी आपको नोट कराऊंगा, मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्य से, पठ्यते, पठ्यद्वे, ये वाले जो क्रियापद होते हैं इनको अपन अभी लिखेंगे। तो ये जो क्रियापद है वो इस पठ्यते से समाप्त होता है, तो वो वाक्य आपके कर्मवाच्य भी होता है और भाववाच्य भी होता है। अगर पठ्यते ही शब्द आ रहा है, इसका आगे वाला कोई क्रियापद आ रहा है तो इसका मतलब वो भाववाच्य कर्मवाच्य है आपके, ठीक है। तो जब भी पठ्यते वाली क्रियापद अगर लगता है तो इसके अंदर आगे देखना है कर्ता अगर तृतीय व्यक्ति का है और शब्द 3 या 3 से अधिक शब्द है। यहाँ पर पठ्यते आया, पता चल गया अपने को कौन सा कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब अपन इसमें कैसे पता करें, तो यहाँ पर 1, 2, 3 शब्द या 3 से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, तो वाच्य आपके कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य के अंदर हमेशा 2 शब्द ही होते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिया जो होती है वो पठ्यते ही होती है। जैसे हंस के अंदर अगर अपन हंस धातु का यहाँ लिखेंगे तो हंस्यते, चल का लिखेंगे तो चल लेते, धाव का लिखेंगे तो धाव्यते, क्रीड का लिखेंगे तो क्रीड्यते, इस प्रकार से। और ये जो रामेन, ये जो कर्ता जो लिखा हुआ वो हमेशा तृतीय विभक्ति एक वचन का ही होगा। समझ में आया आपको? ठीक है। तो वाक्यों को अपन किस प्रकार से बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, वो अपन डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आता है आपके वापस कर्तृवाच्य। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है, तथा क्रिया जो होती है वो कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार लगाई जाती है। जैसा मैंने एरो बना रखी है सारी, और डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मैं सेंड करूंगा, आप लोग वहां से नोट करेंगे, ठीक है। कर्मवाच्य के अंदर इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है और क्रिया जो होती है वो कर्म के वचन व लिंग के अनुसार लगाई जाती है। भाववाच्य जो होता है उसके अंदर भाव प्रधान होता है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, ही लिखा हुआ पठ्यते, प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाती है। ओके, अब देखिए आगे वापस। वट धातु लट लकार आपने पढ़ा हुआ है। पहले आता है आपके पुरुष, फिर आता है एक वचन, फिर आता है आपके द्विवचन और फिर आता है बहुवचन। पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष, फिर आता है आपके मध्यम पुरुष और फिर आता है आपके उत्तम पुरुष। यहाँ पर आपके पट धातु से बनाएंगे अपन, तो बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामि। तो ये इनमें से कोई भी क्रियापद अगर कभी भी वाक्य में लगी हुई हो तो वो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य ही होगा। ओके, क्लियर। फिर वापस अपन लिखते हैं इधर पट धातु, ये भी अपन लिखते हैं लट लकार। आत्मनेपदी में जो बनता है याचते, याचते, याचनते, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर वही वापस पुरुष, फिर एक वचन, फिर द्विवचन और फिर आएगा आपके बहुवचन। फिर पुरुष में वापस आएंगे आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हलंत धातु, तो हमेशा धातु हलंत होती है, तो सारी धातु हलंत धातु को अपना हलंत ही लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, केवल यते, यहाँ पर धातु वापस लिखी हलंत, यहाँ पर होता है ये थे, और यहाँ पर धातु वापस लिखी हलंत यंते। ओके, तो देखें पठ्यते, पठियेते, पठ्यन्ते, ठीक है। तो यहाँ पर वापस धातु हलंत होती है, जैसे जोड़ा जाता है पट्टी से, फिर यहाँ पर वापस धातु हलंत ही रहेगी, पठिए थे, यहाँ पर धातु वापस हलंत ही रहेगी,
पठ्यद्वे यद्वे जोड़ते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर वापस धातु हलंती रहेगी, पठ्य, केवल ये जोड़ते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर धातु वही रहेगी, हलंत रहेगी, और फिर यहाँ पर पठ्या वही, और यहाँ पर अपन धातु जोड़ते हैं तो पठ्या नहीं। ओके, ये यानी कि ये जब क्रियापद आएगा तो उस क्रियापद को इस क्रियापद में अपने को बदलना है। वो होता है आपके वाच्य परिवर्तन कहलाएगा लट लकार के अंदर। तो धातु के अंदर यते, येते, यन्ते, यसे, येते, यद्वे, ये, यावये, यामहि, इनको ही बदलना होता है। जैसे अपन हंस धातु दले तो हंसती, हसत हसंती, चलती चलत चलंती, बदले तो बदती, बदल बदलती, दावत दावती, दावत दावंती। इसके अकॉर्डिंग हम पहले के वीडियो में सीख चुके। इसमें अगर उन्हीं धातुओं को ले, पट का लिया तो बना हुआ है, अब चल का ले तो च और आधा ल, फिर यते तो चलेते चलेते चलते, चलेसे चलेते, चलेद्वे, चल्ये चल्यावहे चल्यामहे। दाव का ले तो दाव्यते दाव्यते दाव्यन्ते, वद का ले तो वद्यते वद्यते वद्यन्ते, हंस का ले तो हंस्यते हंस्यते हस्यन्ते, क्रीड कर लें तो क्रीडते क्रीडीयते क्रीडयन्ते। कुछ भी नहीं करना है। जो धातु हलंत होती है, जैसे हंस धातु हलंत है, क्रीड धातु हलंत है, धाव धातु हलंत है, पट धातु हलंत है, लिख धातु हलंत है, ये सारी धातुएं क्या हलंत है। तो हलंत वाला जो हलंत लिखा हुआ है वहां पर ये वाला लिखना है, और उसके आगे वाला जो होता है उसको आपको लर्न करना है, और हर सब के साथ में ऐसा ही लगाना है। तो इस प्रकार से अपन इसको लर्न कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, क्योंकि ये वाली चीजें तो आप लोग बार बार 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न है, लेकिन ये चीज आपके पास में नहीं है, इसलिए आपको इसको अच्छे से लर्न करना रहता है। समझ आया? वाच्य परिवर्तन जब अपन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि इधर से अपने को पता है पठती, पठ धातु का उधर अगर कर्तृवाच्य बनाना तो अपन पठती पठता पठंती से लगाते हैं। लेकिन वही वाक्य अपने को अगर मान लो भाववाच्य में बदलना हो या कर्मवाच्य में बदलना हो, तो उसका अपन कौन सा क्रियापद बनाए, तो उसके लिए अपन एक सारणी सीखते हैं। अपन देखें उस सारणी को। ये सारणी की आप देखें, ये तो हो गए आपके धातुएं, ठीक है, धातु हो गई। यहाँ पर हो गया आपके कर्तृवाच्य, और ये हो गया आपके कर्मवाच्य। ओके, देखें अब जैसे मैंने पहली धातु ली पठ धातु, पठ धातु का कर्तृवाच्य में अगर मान लो अपन बना रहे हैं वाक्य, तो क्रियापद जो लगेंगे वो कौन से लगे? अभी 2 क्रियापद देखे थे, पठती पठता पठती वाला और पठते पठते पठंती वाला। तो कर्तृवाच्य में क्रियापद कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रथम वर्णी अपन लिखेंगे सबका पठती। इसका मतलब पठ धातु का जब भी कर्तृवाच्य बनाएंगे तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठाम, ये वाली क्रियापद लगेगी। लेकिन अपन पठ धातु वाला कर्मवाच्य अगर बनाने जाएंगे तो क्रियापद क्या बन गया अपने? पठ्यते, तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावये पठ्यामहे। ओके, अब जैसे अपन इधर से हंस धातु का बनाए तो यहाँ अपने क्या बनेगा? हंसते, और यहाँ जो बनेगा वो हंस्यते, हंस्यते हंस्यते हंस्यन्ते से बनेगा। अगर अपन इसी प्रकार आगे चलें, चल धातु से बनाए तो इधर तो आपके बनता है चलती से, तो यहाँ पर जो क्रियापद बनेगा वो क्या बन गया? चल लेते। तो ये तो एकदम इजी वे में अपन ने लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि कोई भी धातु अगर वो हलंत से समाप्त हो रही है तो उसके क्रियापद कर्तृवाच्य में ऐसे बनेंगे और कर्मवाच्य में इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ धातुओं को आदेश होता है। जैसे मैं लिख दूं घम, तो घम को आदेश क्या होता है? गच्छ आदेश होता है। अब अपने को ये पता है कि कर्तृवाच्य के अंदर अपन किससे बनाते हैं? गच्छ से बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन गया? गच्छति। लेकिन अपन यहाँ कर्मवाच्य में जब बनाएंगे तो गच्छेते नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गम नहीं होता है जाना, कर्तृवाच्य में बना हुआ है। तो गम को गच्छ आदेश हुआ, जिसकी मूल धातु से बनाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखें, कर्तृवाच्य जो बनेगा वो आदेश जो होता है उस धातु से बनता है, और कर्मवाच्य का जो क्रियापद बनता है वो मूल धातु से बनता है। तो इसकी मूल धातु क्या है? गम।
अब गम के अंदर कुछ भी नहीं करना है, गम में म हलंत हो गया और अपने को क्या जोड़ना है, यते, तो गम्यते गम्यते गम्यन्ते, तो ये म हलंत है, इसको अपन आधा लिख देंगे गम्यते। ठीक है। अब जैसे भू, भू का आदेश होता है भव, तो यहाँ जो क्रियापद बनता है किससे बनता है, भवती भवतो भवन्ति, लेकिन यहाँ पर जो क्रियापद बनेगा वो क्या बनेगा, भूयते। क्या जोड़ा, केवल देखिए आप यते 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 यही जोड़ रखा है, तो यहाँ पर भी अपन ने क्या जोड़ दिया, यते। ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्री, क्री धातु होती, क्री का यहाँ पर जो क्रियापद बनता है वो बनता है करोति, लेकिन यहाँ जो क्रियापद बनता है वो बनता है क्रियते। अब इसको आपको लर्न भी करना है, कुछ धातु ऐसी होती है कहाँ पर कौन सा क्रियापद बनता है वो थोड़ा बहुत तो आपको बार बार पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्लियर होगा। ठीक है। अगला अपन देखते हैं जैसे द्रि, द्रि में होता है धारण करना, तो द्रि का जो धारण करना बनता है तो यहाँ पर बनता है द्रि का धार्यति। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्रियापद बनाते हैं वो डायरेक्ट बनता है धार्यते। अब ये धार्यते कैसे बना, तो री को अर होता है, उसके अकॉर्डिंग ग्रह की मात्रा यहाँ पर चढ़ती है, तो आपको इस क्रियापदों को इनको लर्न करना रहता है। और भी देखें आगे, जैसे पा, पा को आदेश होता है पिब, तो यहाँ पर भी क्रियापद बनाते हैं वो बनता है पिबती, तो यहाँ पर क्या बनता है पीयते, पा का पी हो गया। इसके अंदर कर्मवाच्य वाक्य जब भी बनाते हैं या भाववाच्य जब भी बनाते हैं उस समय, ठीक है, यहाँ पर ओब्लिक सॉरी भाववाच्य भी पढ़ लेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य जब भी बनाएंगे, जब भी सब इसमें लिखा हुआ होता हो पीवती वाला, तो इसका मतलब इसको इसमें चेंज करना रहेगा अपने को। ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं ग्राह, ग्राह को आदेश होता है जिग्र, तो यहाँ पर क्रियापद बनता है जिग्रति जिग्रतो जिग्रंति, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो बनेगा ग्री जते, ग्राह का क्या बन गया ग्री, नी, नी को नए आदेश होता है, तो यहाँ जो क्रियापद बनता है नयति, लेकिन यहाँ क्या बनेगा नियते, दा, दा को दद आदेश होता है, तो यहाँ पर बनेगा ददती, लेकिन यहाँ पर बनेगा दीयते। इसी प्रकार जी में होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, जी का इधर बनता है जय, तो यहाँ बनता है आपके जयति, तो यहाँ आपके बनेगा जीयते, जी का नियत तो जी का जी य ते। ओके। इसी प्रकार देखें आप स्था, स्था को इधर आदेश होता है तिष्ठ, तो यहाँ जो क्रियापद बनाते हैं इसमें अपन कर्तृवाच्य में बनता है तिष्ठति, लेकिन यहाँ जो क्रियापद बनेगा वो बनता है स्त्री यते। ओके, समझ में आया। और भी कुछ धातुएं हैं, तो ये सारणी भी आपको मैं बना करके भेजूंगा, तो आप इस सारणी को भी आप समझें और अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे। ठीक है। ये तो होता है क्रियापदों को चेंज करना, यानी जब भी क्रियापद इनमें से आता है तो उसको अपन इसमें कैसे चेंज करते हैं वो अपने लिखा है। पिपति आता है तो पिपति ये बनता है पियते से, प्रथम वर्ण ही अपने लिखा है, इसके आगे जो बनता है वो तो बना नहीं है अपने को। जैसे इधर पिबती पिबता पिबंती पिबसी पिबत पिबत पिबामी पिबाओ पिबामा, तो यहाँ पर पियते पियते पियंते पियसे पियते पियद्वे पिये पियावहे पियामहे, इस प्रकार से सारी चीजें बनाई जाती है। ये तो होती है क्रियापद की बात। अब अपन आगे देखते हैं लास्ट इसके अंदर शब्द रूप के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाक्य के अंदर कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है या वाक्य में जो भी वाक्य को कार्य कर रहा होता है तो वो किसमें होता है तृतीय विभक्ति में। तो देखें आप लोग इधर तो अपन क्या हो गया शब्द लिख देते डायरेक्ट अपन, प्रथमा विभक्ति देखें प्रथमा विभक्ति, और इधर अपन लिख देते हैं तृतीय विभक्ति, यानी शब्द रूप तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें अपन चेंज कैसे होते हैं। तो जैसे एक शब्द देखें पहले, सबसे पहले मैंने लिखा राम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है, तो जब भी राम होगा
तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति का है, तो वाक्य कौन सा होगा जो पहले अपन ने पढ़ा, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता में प्रथमा होती। तो कर्मवाच्य में बदले या फिर भाववाच्य में बदले, तो इसमें अंदर कर्ता जो होगा किस में बदला जाएगा, तृतीय विभक्ति में। वो सारणी जो बनाई थी उसमें आपको बताया था। तो इसका मतलब राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर राम को किस में बदलेंगे, हमेशा तृतीय विभक्ति एक वचन में, रामेन। अब इसके अंदर क्या होता है, वाच्य परिवर्तन में शब्द रूपों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है। आपको जितने शब्द लर्न होंगे उतना ही आप इसी वे में इसको बना पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा रामौ, दो राम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति द्विवचन रामाभ्याम। कहने का मतलब हुआ कि जब भी रामौ किसी वाक्य में आ जाता है, रामौ का अकॉर्डिंग कोई भी शब्द हो सकता है, बालकौ, अध्यापकौ, शिक्षकौ, इस प्रकार का शब्द अगर आता है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो उसे प्रथम तृतीय विभक्ति द्विवचन में बदला जाता है। यह है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो जब भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है तो अपन इसको तृतीय विभक्ति बहुवचन बदलेंगे रामैः। ये मैंने अ से समाप्त होने वाला शब्द लिखा। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत सारे शब्द होते हैं पुल्लिंग के अंदर, अ से समाप्त होने वाले, ऊ से समाप्त होने वाले, ई से समाप्त होने वाले। तो जितने संभव जो संभव है वो मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखें थोड़े बहुत और आप समझने की कोशिश करें, और बाकी जो भी मैं फोटो भेजूंगा आप लोग उसको नोट करें। ओके, देखें यहाँ पर। अब जैसे मैंने बालिका शब्द लिया, प्रथमा विभक्ति लिख रहा हूँ, बालिका, बालिकी, बालिका, यानी किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी आ रहा है, इसका मतलब वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य। अब उसको भाववाच्य या कर्मवाच्य में बदलना रहेगा। तो इसकी तृतीया, बालिका की तृतीया क्या होती है, बालिकया, ठीक है। इसी प्रकार बालिके लिखा हुआ इसकी, अब इसकी अपने को तृतीया का द्विवचन, तो बालिकया, बालिकाभ्याम, तो यहाँ पर बन गया आपकी बालिकाभ्याम, और यहाँ पर बन जाएगा आपकी बालिका भी, ठीक है। इसी प्रकार आगे और देखें, जैसे यहाँ पर फलम, फले, फलानी, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो अपने को तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन फलेन, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन फलाभ्याम, और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन फलैः। इस प्रकार से अपन चेंज करते हैं। अब जैसे मान लो और शब्द ले लो मैं, जैसे मैंने शब्द ले लिया कवि, तो कवि, 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 प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब तृतीय विभक्ति एक वचन आएगा यहाँ पर, तो तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, कविना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कविभ्याम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कविभिः। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इन चीजों को आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अब आप और देखें, जैसे मैंने लिख लिया अस्मत् शब्द का अहम, आवाम, वयम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इनसे कोई वाक्य शुरू हो या वाक्य में ये आ रहे तो उसकी जगह पर अपने को क्या लिखना रहेगा, तृतीय विभक्ति। अहम आएगा तो हमेशा अपन अहम की जगह तृतीय विभक्ति की जगह क्या लिखेंगे, मया, क्योंकि अहम की तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, मया। आवाम की तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो वह अहम, तो यहाँ बन जाएगा अवाभ्याम, ठीक है। और वयम का क्या बन जाता है, अस्माभिः। तो इधर तो अपने सब प्रथमा विभक्ति के, और इस तरफ क्या आपके सारे तृतीय विभक्ति। इसी प्रकार आपके युष्म शब्द भी होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम की तृतीय विभक्ति एक वचन त्वया, और यहाँ पर आप क्या आएगा, युष्माभ्याम, और यहाँ पर आ जाएगा आपके, सॉरी युवाभ्याम है, युवाभ्याम, युष्माभिः। ओके, लास्ट इसमें आप देखें आज सह शब्द देखें। सह, तत्शब्द जो होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तीनों होते हैं, तो पुल्लिंग के अंदर सह, तौ,
ते, ठीक है। स्त्रीलिंग होता है सा ते ता, और नपुंसकलिंग होता है त ते तानी। तो ये तो है आपके पुल्लिंग, ये है आपके स्त्रीलिंग और ये है आपके नपुंसकलिंग। ये हो गया आपके पुल्लिंग, ये हो गया आपके स्त्रीलिंग और ये हो गया आपके नपुंसकलिंग। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अपने को इनकी तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। जैसा कहने का मतलब ये, जब भी वाक्य के अंदर सह आए तो उसकी जगह तृतीय विभक्ति में अपन क्या लिखेंगे, तेन। जब भी वाक्य में तव आए तो यहाँ पर अपन तृतीय विभक्ति में क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर ताभ्याम। और जब भी वाक्य के अंदर ते आए यानी पुल्लिंग का हो और वो ते लिखा हो तो अपन उसकी जगह क्या लिखेंगे, तई। आ गया समझ में? यानी ये आए तो इसको लिखना है और ये आए तो अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। अब सा आया तो सा का क्या होता है, तया। स्त्रीलिंग में भी सेम ही होता है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग ताभ्याम। और आगे जो आएगा वो आपका आएगा ताभी है, जैसे बनता है बालिका भी हो, ठीक है। अब देखें लास्ट तत् ते तानी, तो इसका तृतीय विभक्ति क्या लिखेंगे, तत् का क्या होगा, तेन, ठीक है। और ते का क्या होगा, ताभ्याम। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ये तय है। ये तीनों और ये तीनों आपके जो ऊपर वाले जो हैं ये तीनों और ये तीनों सेम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पुल्लिंग में शब्द रूप होते हैं तो नपुंसकलिंग के अंदर केवल प्रथमा और द्वितीय अलग होती है, बाकी सब सेम होते हैं। तो पुल्लिंग के अंदर तृतीया में ये लिखा हुआ है तो ये क्या नपुंसकलिंग में सेम होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये जो आपको मैंने बताया इनको आप अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और अगली वीडियो के अंदर अपन वाच्य परिवर्तन सीखेंगे, यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू।